क्या आप जानते हैं 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, बलूचिस्तान ने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। लेकिन सिर्फ 227 दिन बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? बलूचिस्तान, जो आज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, उसकी कहानी क्या थी? आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इतिहास की, उसके प्राचीन काल से लेकर 1947 की उथल-पाथल, पाकिस्तान में जबरदस्ती विलय और बलूच लोगों की उस जीत की जो आज भी जिंदा है। बलूचिस्तान की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। आज जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच बटा हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, जो तकरीबन 44% एरिया कवर करता है। बलूच लोग, जिनसे इस इलाके का नाम पड़ा है, ये लोग 7वीं सदी में यहाँ आए। उनकी जड़ें फारसी मानी जाती है और उनकी भाषा बलोची फारसी से मिलती जुलती है। 12वीं सदी तक यहाँ पर छोटी छोटी ट्राइब रहती थी, जैसे मकरान ट्राइब, कच्ची ट्राइब, तुर्बत ट्राइब, और हर ट्राइब का अपना एक सरदार होता था। और ये अक्सर इन ट्राइब्स के बीच पानी और जमीन के लिए आपस में कई लड़ाइयाँ होती थी। इसी समय मीर जलाल खान नाम के एक लीडर इस एरिया में हुए, जो सभी बलोच ट्राइब को एकजुट करने की बात करते हैं। आगे चलकर मीर जलाल खान ने इन सभी बलूच ट्राइब को एकजुट किया। ये सारी ट्राइब्स दक्षिणी अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध तक फैली हुई थी। उस वक्त इन ट्राइब्स के 4 मुख्य कबीले थे: कलात, खारात, लासबेला और मकरान। 1666 आते आते ईरान के सफविद एम्पायर और भारत के मुगल एम्पायर दोनों इस एरिया पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था। इसी से निपटने के लिए इन सभी कबीलों के सरदार ने एक सेंट्रल सिस्टम बनाया और उसका हेड कलात कबीले के सरदार को बनाया गया और उसे खान ऑफ कलात कहा गया। इस तरह से मीर अहमद खान पहले खान ऑफ कलात बने। यह सिस्टम कुछ इस तरह से था कि जो कलात कबीला था उसे खान ऑफ कलात डायरेक्ट रूल करते थे और बाकी के जो कबीले थे उनके अलग अलग सरदार थे, जो अपने कबीले को अपनी मर्जी से चलाते थे। कलात में एक तरह की संसद थी जिसे दार उल आवाम और दार उल उमर कहा जाता था। इसे खान ऑफ कलात, बलूच सरदार और जनता चलाते थे। बलूच लोग अपनी आजादी और कबीली ढांचे के लिए मशहूर थे। उनकी जिंदगी पहाड़ों, रेगिस्तानों और खानाबदोश परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ब्राहुई, बलोच और पश्तून यहाँ की मुख्य जातियां थी। उनकी भाषाएं बलोची, ब्राहुई और पश्तो आज भी बोली जाती है। बलूचिस्तान 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य की नजर में आया और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत आए और बलूचिस्तान उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा बना। ब्रिटिशों को बलूचिस्तान चाहिए था क्योंकि यह रूस और अफगानिस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एक बफर जोन था। पहले अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना कंधार जाते वक्त बलूचिस्तान से गुजरी थी और उस वक्त उन्होंने खान ऑफ कलात से दोस्ताना बढ़ाया। इस तरह से कलात ब्रिटिश साम्राज्य का एक सहयोगी राज्य बन गया। इसके बाद रॉबर्ट सैंडमैन और खान ऑफ कलात खुदादत खान ने एक अहम समझौता किया। इसके तहत ब्रिटिशों को कलात में पॉलिटिकल एजेंट रखने का हक मिला। इसके अलावा ब्रिटिशर्स खान ऑफ कलात और सरदारों के झगड़ों में मध्यस्थता कर सकते थे। ब्रिटिशों को क्वेटा में मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत भी मिली। लेकिन असल में यह समझौता कलात की आजादी को कमजोर करने की एक चाल थी। साल 1877 में ब्रिटिशों ने बलूचिस्तान एजेंसी बनाई। इसने कलात, लासबेला, खरान और मकरात जैसी रियासतों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। क्वेटा को उनका हेडक्वार्टर बनाया गया। ब्रिटिशों ने रेल और सड़कें बनाई और ये ब्रिटिशर्स के खुद के फायदों के लिए थी, ना कि बलूच कम्युनिटी के लिए। इसी दौरान ब्रिटिशों ने गोल्डस्मिथ लाइन बनाई, जो आज के ईरान पाकिस्तान बॉर्डर की नींव थी। इससे बलूचिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी हिस्सा ईरान को मिला और पूर्वीय हिस्सा ब्रिटिश भारत को मिला। अब इसके चलते बलूच कबीले ब्रिटिशों के खिलाफ अटैक करने लगे और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने कलात स्टेट पर हमला कर दिया और उस वक्त के खान ऑफ कलात को मार दिया और उनकी जगह शाह नवाज खान को नया खान ऑफ कलात बनाया, जो ब्रिटिशर्स की मर्जी से चलता था। और इसी दौरान क्वेटा का जो एरिया है उसे ब्रिटिशर्स ने लीज पर ले लिया और उसे डायरेक्ट रूल करने लगे और इसका नाम ब्रिटिश बलूचिस्तान रखा गया। ब्रिटिशर्स के लिए बलूचिस्तान रणनीतिक था। भारत को रूस और अफगानिस्तान से बचाने का रास्ता था। 20वीं सदी तक बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन उनका स्टेटस बाकी प्रांतों जैसा नहीं था। यहाँ एक चीफ कमिश्नर था और कलात, लासबेला, खरान और मकरान रियासतें थी। 1940 के दशक में जब भारत में आजादी की बातें चल रही थी, बलूचिस्तान में भी हलचल शुरू हुई। यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे अंजुमन-ए-वतन बलूचिस्तान एकजुट भारत चाहते थे
और बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने बलूचिस्तान में अपनी पकड़ बनाई। 1947 आते आते बलूचिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल था, वो भारत के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए या आजाद रहे। कलात का स्टेटस बाकी रियासतों से अलग था। 1876 के समझौते की वजह से उसे इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान मानते थे कि ब्रिटिश राज खत्म होने पर कलात पूरी तरह से आजाद रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, और वो ये कि खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने साल 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को कलात स्टेट का लीगल एडवाइजर बनाया था। जी हाँ, वही जिन्ना जो पाकिस्तान बना रहे थे। ये कुछ ऐसा ही था जैसे दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी जाए। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना खान ऑफ कलात के स्वतंत्र रहने की बात से सहमत थे, लेकिन बाकी के जो कबीले थे यानी खरान, लासबेला और मकरान, उनके सरदारों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगे। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना, खान ऑफ कलात और ब्रिटिश वाइसरॉय के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने कलात को एक आजाद मुल्क माना, लेकिन यह सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में माना गया था। इसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान और कलात के बीच डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन पर बातचीत होनी थी। ब्रिटिश के द्वारा लीज पर लिया गया एरिया जैसे कि क्वेटा, उस पर लीगल राय लेनी थी, लेकिन बाद में उसे एज इट इज पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, उसी दिन कलात ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। खान ऑफ कलात ने अपना झंडा फहराया और कलात को आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ब्रिटिशों ने कभी कलात की आजादी को गंभीरता से नहीं लिया। 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कहा कि कलात इंटरनेशनल रिलेशन नहीं संभाल सकता, और ये पाकिस्तान के लिए एक हरी झंडी थी। और इसी के चलते कलात की आजादी ज्यादा दिन नहीं चली। जो पाकिस्तान पहले कलात स्टेट को स्वतंत्र मानता था, अब उसे कलात स्टेट पर पाकिस्तान में जोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और कलात स्टेट की बॉर्डर पर आर्मी डिप्लॉय करना शुरू किया। लेकिन बाकी की जो रियासतें थी, उनको जिन्ना ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मना लिया। 17 मार्च 1948 को इन सभी रियासतों ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया, और इसी वजह से कलात स्टेट लैंडलॉक हो गया। इसके बाद जिन्ना ने यू टर्न लिया। जिन्ना ने पहले कलात की आजादी को माना था, लेकिन अक्टूबर 1947 तक उनका रुख बदल गया। अब वो चाहते थे कि कलात वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करे जो बाकी रियासतों ने किया था। खान ऑफ कलात इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर कलात स्टेट को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रेशर बनाना शुरू किया, और आखिरकार 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात ने दबाव में आकर कराची में पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, या यूं कहे उनसे जबरदस्ती वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया। इस तरह से बलूचिस्तान 227 दिन तक आजाद मुल्क रहा। इसके बाद इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। लेकिन खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम इस विलय के खिलाफ थे। जुलाई 1948 में उन्होंने बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाई और पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। भले ये लोग संख्या में कम थे, लेकिन अपनी गोरिल्ला वॉर टेक्निक से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा था। वो पाकिस्तान आर्मी पर हमला करते और फिर पहाड़ों में छुप जाते। इस तरह से उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। जब पाकिस्तान फोर्सेस को लगा कि अब उनसे सीधा युद्ध करके नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने 8 जुलाई 1948 को प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान की कसम खाई और उन सभी लोगों को पहाड़ से नीचे आने को कहा। कुरान की कसम खाने के बाद जब वो लोग बातचीत करने के लिए नीचे उतरे, तो पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इस इंसिडेंट को बलोच लोग अपने साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा मानते हैं। साल 1948 के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन बलूच लोगों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी शिकायत थी कि पाकिस्तान उनकी जमीन के संसाधनों को, जैसे गैस, तांबा और सोना, इन सभी चीजों का फायदा उठाता है, लेकिन उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इन सभी चीजों का फायदा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों को सबसे ज्यादा मिलता है। साल 1955 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम लागू की, जिससे सारे प्रांतों को पश्चिमी पाकिस्तान में मिला दिया गया। इससे बलूचों की जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई। इसके चलते साल 1958 में खान ऑफ कलात नवाब नूरुज खान ने पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया और फिर से गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। बिल्कुल पहले की तरह ही वो पाकिस्तान आर्मी पर हमला करते और फिर पहाड़ों में छुप जाते, और एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी घुटनों पर थी। उन्होंने फिर से कुरान की कसम खाई और इन लोगों को पहाड़ों से नीचे आने को कहा। इस बार भी जैसे ही वो लोग नीचे आए हैं, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 15 जुलाई 1960 को इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई।
अब इस चीज से बलोच लोग काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस फोर्स और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिसर पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि ये विद्रोह छोटे थे और इन्हें 1969 आने तक इन सभी विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद साल 1970 आते आते पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने थे, तो बलूचिस्तान में लोकल पार्टी जैसे नेशनल आवामी पार्टी और जमीयत उलेमाए इस्लाम इनकी जीत हुई। इसके बाद बलूचिस्तान में एक स्टेट गवर्नमेंट का गठन किया गया और बलोच सरदार अमातुल्लाह खान बेंगल बलूचिस्तान के सीएम बने। लेकिन इनके सीएम बनने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनल आवामी पार्टी को बैन कर दिया और बलूचिस्तान में आर्मी डिप्लॉय कर दी। इसके बाद साल 1973 में बलूचों ने सबसे बड़ा विद्रोह शुरू किया। इसका कारण था जुल्फिकार अली भुट्टो का बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करना। बलूचिस्तान के मर्री और बुगती कबीलों ने 50,000 लड़ाकों को जुटाया और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ युद्ध शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने 70,000 सैनिकों और ईरानी हेलीकॉप्टर से बलोच लोगों का सामना किया। इस जंग में 10,000 बलूच और 5,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस विद्रोह ने बलूच राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बलूच पीपल लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन सामने आए। साल 2003 से बलूच लिबरेशन आर्मी ने विद्रोह को और भी तेज किया है। बलूचिस्तान में आज भी शांति नहीं है। बलूच लोग कहते हैं कि पाकिस्तान उनकी जमीन के संसाधनों का शोषण करता है। बलूचिस्तान में तेल, गैस, सोना और तांबे के बड़े बड़े भंडार हैं। साल 1952 में डेरा बुख्ती में गैस फील्ड मिली, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, लेकिन इसका फायदा बलूचों को कभी भी नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% गैस बलूचिस्तान देता है, लेकिन वहां सिर्फ 17% घरों में गैस पाइपलाइन है। साल 1985 तक बलूचिस्तान के क्वेटा जैसे बड़े शहर को भी गैस नहीं मिलती थी। साल 2019 तक बलूचिस्तान की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की एवरेज से 30% कम थी। बलूच लोग कहते हैं कि उनकी जमीन का खजाना पंजाब ले गया, उन्हें ना नौकरियां मिली ना विकास। यही वजह है कि बलोच लोग आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इन सब चीजों के अलावा साल 2015 से चीन ने बलूचिस्तान में एक बड़ा दखल शुरू किया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट बनाया गया, जो बलूचिस्तान में है। इस पोर्ट ने चीन के लिए अरब सागर का रास्ता खोला है, लेकिन बलोच लोग इसे अपनी जमीन की लूट मानते हैं। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो नौकरियां और पैसा है वो बाहरी लोगों को मिल रहा है। बलूचों को इसका फायदा कभी भी नहीं मिला। 2022 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीनी इंजीनियरों पर हमला किया, क्योंकि वह उसे अपनी जमीन पर कब्जा मानते हैं। बलूचों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने हजारों बलूच लोगों को गायब किया है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के मुताबिक 7,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। आज भी बलूचिस्तान में शांति नहीं है। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले ही बीएलए ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जो दिखाता है कि बलूचों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। बलोच लोग कहते हैं कि साल 1948 में उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। वो अपनी संस्कृति, जमीन और हक वापस चाहते हैं। तो ये थी बलूचिस्तान और बलूच लोगों की कहानी। वो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।